प्रिय साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 12वीं कक्षा के भूगोल पाठ्यपुस्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको उम्मीद दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि यह वीडियो देख लेने के बाद आपको एनसीईआरटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल संसाधन। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। प्राण वायु ऑक्सीजन के बाद जीवों को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह है जल की। पृथ्वी के 71% भूभाग पे है ना जल है। इसी वजह से आसमान से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी नीला प्रतीत होता है और यही वो वजह है जिसके कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जितना जल है ना उसका 96.5% जल लवणीय है, महासागरों में है। बाकी 2.5% जल जो है वो पीने योग्य है और उसका भी 75% हिम चादरों में अंटार्कटिका और भी दूसरे प्रदेशों में विस्तृत है। भारत की बात करें आप तो आपको पता होगा कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.4% की हिस्सेदारी रखता है, जबकि जनसंख्या 17.5% इंडिया में रहती है। लेकिन विश्व में कुल जितना जल पीने योग्य जल है उसका 4% ही जल इंडिया के पास है। ये स्थिति दिखाता है कि आने वाले दिनों में इंडिया में जल संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लक्षण भी दिखाई देने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश आप चले जाइए और मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जल का मिलना बंद हो गया है और वहाँ पे बेटियों की मतलब शादी तक नहीं हो पा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेगून एवं पश्च झील को समझते हैं। देख लीजिए, जब कोई समुद्री तटरेखा होती है तो उसकी दंतुरी तटरेखा की वजह से समुद्र का जो पानी है ना वो स्थलीय भूभाग में चला आता है और वो खारापन बरकरार रहता है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस तरह के झील मिलते हैं। इसमें मछली पालन और इसके किनारे पे नारियल और निश्चित किस्म के चावल उगाए जाते हैं। जैसे पोकल्ली किस्म के चावल कहाँ पे उगाए जाते हैं तो आप बताएंगे केरला में। ठीक है। उसके बाद न्यूनतम जल दक्ष फसलें, जैसे कुछ ऐसी फसलें होती है जिसमें जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिनमें है चावल, गन्ना, जूट, मूंगफली। ठीक है। चलिए, भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के रूप में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में किया जाता है, जबकि सबसे कम भूमिगत जल का उपयोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला में किया जाता है। भौम जल के अधिक उपयोग की वजह से नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र में जल संदूषण की वजह से फ्लोराइड की समस्या आन पड़ी है जल में। पश्चिम बंगाल और बिहार में आर्सेनिक की समस्या आन पड़ी है, जिसे संख्या भी आप कहते हैं, संख्या। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मृदा में लवणता आ गई है अत्यधिक सिंचाई की वजह से। जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, जैव विविधता में कमी आती है। गरीबी को भी तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्षता ही सही लेकिन बढ़ावा तो देता है ना। तो ये भारत के ड्रेनेज सिस्टम को देख सकते हैं। ये अलग अलग बेसिन तैयार किया गया है, सिंधु बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। चलिए, अब सतही जल का उपयोग की बात करेंगे तो 89% सतही जल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। 2% जल का उपयोग उद्योग के लिए और 9% जो जल का उपयोग होता है ना वो घरेलू कार्यों के लिए। जबकि भूमिगत जल के उपयोग की बात करेंगे तो 92% कृषि में इसका इस्तेमाल होता है, 3% घरेलू उपयोग के लिए और 5% उद्योगों में इस्तेमाल होता है। अब देख लीजिए ना, अनियोजित शहरी मतलब शहरीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो क्या होगा।
सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगी ना। कानपुर को ही देख लीजिए, 180 चमड़ा का कारखाना है और उसमें से लाखों गैलन क्या होता है, कचरे प्रतिदिन गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इस नदियों का जल क्या होता है, प्रदूषित होता है और जल प्रदूषण की वजह से तरह तरह की बीमारियां होती है। अब प्रदूषित नदियों को देख लीजिए ना, पहले साबरमती हुआ करती थी, अब यमुना है। यमुना, साबरमती, गोमती, काली, अड्यार, कुआम, बगई, मूसी, गंगा। यमुना में तो झाग की समस्या आ गई, आन पड़ी है। यमुना में तो झाग की समस्या आन पड़ी है, इतनी अधिक प्रदूषित हो गई है। जैव एवं जीवनाविक संदूषण। शहरी क्षेत्र दिल्ली इटावा में यमुना नदी प्रदूषित है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अच्छा ठीक है। प्रदूषित नदी और पर्टिकुलर एरिया विशेष कहाँ अधिक प्रदूषित है? यमुना दिल्ली इटावा में, साबरमती अहमदाबाद में, गोमती लखनऊ में, काली अड्यार कुआम बैगई मदुरई तमिलनाडु में, मूसी हैदराबाद में, गंगा कानपुर और वाराणसी में। ठीक है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था 1974 में, और आपको पता होना चाहिए कि जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के लिए केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। जल उपकर अधिनियम 1977 में आया था। अब वाटरशेड मैनेजमेंट को समझते हैं। जल संभर प्रबंधन, ठीक है। हरियाली के लिए केंद्र सरकार पेयजल, सिंचाई, मत्स्य, वन रोपण, आपदा प्रबंधन पे काम कर सकती है। नीरू मीरू जल व आप, ये आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। अखारी पानी संसद, ये अलवर जिला राजस्थान में चलाई जा रही है। तमिलनाडु अनिवार्य वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, अनिवार्य कानून बना दिया गया है। मॉडल विलेज रौलीगंज सिद्धि, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में का है। राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण जो होता है वो कुंड और टांका के माध्यम से होता है। चलिए अब खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एक चैप्टर छूट गया है तो हम बाद में कवर कर लेंगे, तब पढ़ते चलिए। चलिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात हम कर लेते हैं। खनिज पृथ्वी के गर्भ से निकाले गए जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं वो खनिज कहलाते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु का अंश होता है, जबकि अधात्विक खनिज में अधातु का अंश होता है। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में लोहे का अंश होता है, जबकि अलौह धात्विक खनिज में लोहे का अंश नहीं होता है। जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये लौह धात्विक खनिज है, जबकि तांबा और बॉक्साइट अलौह धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज की बात कर लेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम, कार्बनिक पदार्थ और चूना, ग्रेफाइट, अभ्रक, ये अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। 97% कोयला जो है दामोदर, इंडिया की बात हो रही है, 97% कोयला जो है दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदी घाटियों में पाई जाती है। पेट्रोल सबसे अधिक जो है असम, गुजरात, मुंबई हाई, अरब सागर अपतटीय, केजी बेसिन और कावेरी बेसिन में मतलब पाए जाते हैं। भारत में जैसे तो खनिज तो 2000 से अधिक है, लेकिन भारत में 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में खनिज प्रदेश की बात करें, इसे विभाजित करने की बात करें तो इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश। अब उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश को देख लीजिए, छोटा नागपुर का जो पठार है जिसे भारत का रूर भी कहा जाता है, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सब आते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं वो हैं लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम आदि। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश, ये धारवाड़
क्रम की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। राजस्थान और गुजरात में यहाँ पे पाए जाते हैं बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, जिप्सम, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी, तांबा, जिंक, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये पेट्रोल और नमक भी। दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश की बात कर लेंगे तो इसका विस्तृत भूभाग इन राज्यों में है। कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरला। यहाँ पे पाए जाने वाले खनिज हैं लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, ठीक है, निवेली में मिलता है ये। केरल में मोनोजाइट, थोडियम, बॉक्साइट, क्ले। तो अन्य खनिज की पेटियों की पट्टी की बात कर ले, खनिज प्रदेश की बात कर लें तो हिमालयन पट्टी जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि मिलती है, ठीक है। असम घाटी व मुंबई हाई में तेल मिलती है, ठीक है। तो आप खनिज प्रदेशों के वितरण, खनिज प्रदेशों को आप वर्गीकृत कर लिए अलग अलग भागों में। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, लौह अयस्क की बात कर लेते हैं। आप सभी लोग भी जानते हैं कि लौह उद्योग को है ना उद्योगों की जननी कही जाती है या अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। लौह अयस्क भारत में जो पाए जाते हैं, जो लोहा के जो अयस्क होते हैं उसके नाम सुन लीजिए, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। भारत में जो पाए जाते हैं लोहे वो प्रमुखतः हेमाटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं। 95% लोहे के जो भंडार हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलते हैं। उड़ीसा में जो खाने हैं लौह अयस्क के वो हैं गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, ये मयूरभंज जिला में है। किरुबुरु जिसे केंदुझार भी कहते हैं, बुनाई जो कि सुंदरगढ़ में है। झारखंड नोआ मंडी, गुआ, सिंहभूम में लौह अयस्क के निक्षेप हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, दंतेवाड़ा, बैलाडेला, टल्ली, राजहरा, यहाँ पे लोहे पाए जाते हैं। कर्नाटक में संदूर, हॉस्पेट जिसे आप बेल्लारी भी कहते हैं, बाबा बुदन पहाड़ी, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकरू, यहाँ पे लोहे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी, यहाँ पे लोहे पाए जाते हैं। तेलंगाना में करीमनगर, वारंगल, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर, तमिलनाडु में सेलम, नीलगिरी, यहाँ पे लोहे पाए जाते हैं। अब भारत में ये लोहे के विस्तार वाला पट्टी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पारादीप और विशाखापट्टनम वाला एरिया देख सकते हैं। ये पारादीप से जापान को हम लोग लोहा भेजा करते हैं। चलिए अब अगले खनिज की बात कर लेते हैं, वो है मैग्नीज। ये लौह उद्योग आधारित खनिज ही है, क्योंकि इस्पात बनाने में लोहा के साथ जो है मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है मतलब मैग्नीज, और सबसे अधिक उड़ीसा, ठीक है। सर्वाधिक बुनाई केंदुझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर यहाँ पे पाए जाते हैं। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकरू। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार, मांडला, झाबुआ। अन्य मैग्नीज प्रदेशों की बात कर लें तो उनमें तेलंगाना, गोवा और झारखंड आते हैं। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं जहाँ पर मैग्नीज खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बॉक्साइट की। बॉक्साइट जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, और पृथ्वी पर उसकी प्रचुर मात्राएं भी है। टर्सरी चट्टानों में पाई जाती है ये, लेटेराइट चट्टानों में। सर्वाधिक बॉक्साइट जो है ये उड़ीसा राज्य में, इंडिया की बात हो रही है, कालाहांडी, संबलपुर में, बोलनगिर में, कोरापुट में। झारखंड में पेंटलैंड्स में, लोहरदगा में है ये। गुजरात में भावनगर, जामनगर। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, बालाघाट। महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर। अन्य राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु और गोवा में ये बॉक्साइट के
निक्षेप पाए जाते हैं, ये खनिज पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा राज्य में ही पाया जाता है। तांबे की बात कर लेंगे। तांबे के बीच में या तांबा के बीच में आप क्या रखते हैं? मिर्ची ना, बीच में रखते हैं, मध्य में रखते हैं। मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में टॉप पे है। तो हालांकि ये आंकड़ा अब चेंज है, तो आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश का बालाघाट, झारखंड का सिंहभूम, राजस्थान का खेतरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में तांबे के भंडार हैं। अभ्रक की बात कर लेते हैं। ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो है वैद्युतांक का मान काफ़ी अधिक होता है इसकी वजह से। चलिए, अब अभ्रक के सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है। झारखंड में हजारीबाग पठार में मतलब ये मिला करता है अभ्रक। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में, राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर में ये मिलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊर्जा संसाधन की, जिसमें कोयला। भारत में 80% कोयला जो है ना वो बिटुमिनस कैटेगरी का होता है। भारत में पानी पाए जाने वाले कोयले जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक गोंडवाना समूह के और एक टर्शियरी समूह के। गोंडवाना समूह के कोयले इंडिया में अधिक है, लगभग 97% के करीब, और टर्शियरी क्रम के जो कोयले हैं वो 3% के करीब। गोंडवाना समूह के जो कोयले हैं उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है वो देख लीजिए। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर गोंडवाना क्रम के कोयले पाए जाते हैं। झारखंड और बंगाल का जो दामोदर घाटी है वहाँ पर कोयला का पर्याप्त भंडार है, जिसके अंतर्गत खनन केंद्र हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा। इसके अतिरिक्त गोदावरी, महानदी और सोन घाटी में गोंडवाना क्रम के कोयले पाए जाते हैं। टर्सरी कोयल क्रम के जो कोयले हैं उसकी मात्रा अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये कोयले पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा 97% जो गोंडवाना समूह के कोयले हैं ये लगभग 200 करोड़ साल 200 करोड़ साल बोल रहा हूँ, हाँ 200 करोड़ साल पहले बना था। और टर्शरी कोयला जो है ये 50 लाख साल या करोड़ साल ये इतना पहले बना था। माफ़ कीजिएगा, आंकड़े अपडेटेड नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने अपडेट कर दिया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये पेट्रोलियम और तेल क्षेत्र को आप देख सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और तेल क्षेत्र को आप देख सकते हैं। प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उसे आप नज़र दौड़ा लीजिए। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात। नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम ये सब ईंधन है। तो यूरेनियम के निक्षेप जो है ना वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। सिंहभूम जो झारखंड का जादूगोरा है और सिंहभूम में यूरेनियम के निक्षेप हैं। बिहार में गया में है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, अलवर और उदयपुर में यूरेनियम के निक्षेप हैं। थोरियम का एस्क मोनाजाइट है और इल्मेनाइट है। ये केरल का जो पुलिन विलेज का जो बालू है उसमें मोनाजाइट के पर्याप्त भंडार हैं, ठीक है। उसके बाद पालाक्काड एवं कोलम में केरला में थोरियम के भंडार हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, महानदी डेल्टा उड़ीसा में थोरियम के भंडार हैं। भूतापीय ऊर्जा केंद्र ये लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निर्माण उद्योग को समझते हैं। अब देख लीजिए ना, ये जो विनिर्माण उद्योग होता है ये द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसकी अवस्थिति कारकों की बात कर लें, वो सारे कारक जिससे ये कहीं पे भी स्थापित हो पाता है, तो उनमें है कच्चे माल, बाजार, पूंजी, यातायात, श्रम, ऐतिहासिक व अन्य। जहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता होती है वहाँ पर विनिर्माण केंद्र बड़ी आसानी से स्थापित हो पाते हैं। बाजार रहेगा तो मांग रहेगी तो सामान को बेच पाएंगे, तो ये विनिर्माण केंद्र जो है ना फलेगा फूलेगा। पूंजी के लिए पूंजी चाहिए तभी तो आप निवेश कर पाएंगे, सामान को खरीदने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए। यातायात की सुविधा होनी चाहिए सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ढोने के लिए।
सस्ता व कुशल श्रमिक होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद तकनीकी नवाचार की व्यवस्था हो, सरकारी नीतियाँ ऐसी हो, ऊर्जा और जल औद्योगिक नीतियाँ ऐसी हो जिससे कि विनिर्माण केंद्र को फायदा हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो कच्चा माल है, लागत अनुकूल सिद्धांत, शुद्ध कच्चा माल, भार ह्रास कच्चा माल। तो शुद्ध कच्चा माल में कपास, इससे कपड़ा बनता है, और उद्योग बाजार स्थापित हो जाते, जैसे अहमदाबाद, मुंबई और सूरत हो गया। भार ह्रास देख लीजिए, शुद्ध कच्चा माल का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट हम ले जाएंगे, बनाएंगे, बेचेंगे। भार ह्रास कच्चा माल का मतलब ये हुआ कच्चा माल आएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन बचेगा बहुत कम, यानी उपयोग में काफ़ी कम आएगा, बेचेंगे हम कम। तो इससे गन्ना से चीनी निकाले हैं तो काफ़ी कम ही मात्रा में होगा ना। चीनी उद्योग गन्ना वाले क्षेत्रों में पनपता है। लौह इस्पात उद्योग, तो ये भार ह्रास कच्चा माल के अनुसार जो है ना उद्योग स्थापित होते हैं। लौह इस्पात उद्योग के बारे में तो बता ही चुके हैं। तो ये भार ह्रास कच्चा माल पे आधारित उद्योग है। उदाहरण टिस्को की बात करते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील। चलिए अब इसका जो पहली बार स्थापना है ना 1907 में झारखंड के साक्षी नामक जगह पे हुआ था। अभी ये मुंबई, कोलकाता, सुवर्णरेखा, खरखोई, लोहा नोहा मंडी, बादाम पहाड़, कोयला, जोराखान, उड़ीसा, कोक कोयला, झरिया, बोकारो, यहाँ पे जो है ना ये टिस्को के संयंत्र हैं। लौह इस्पात की बात कर लेते हैं। नए अवस्थिति क्षेत्र जो है ये विशाखापट्टनम और पारादीप दो ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ से कच्चे माल के रूप में लोहे को भेजा जाते हैं। कच्चा लोहा छत्तीसगढ़, कोयला ऑस्ट्रेलिया, और बाजार कौन सा है, जापान, यहाँ से भेजते हैं विशाखापट्टनम और पारादीप से। अब इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे। तो हम लोग उद्योग की बात कर रहे थे। तो 1947 में आज़ादी के बाद जो है मतलब भारत का पहले विभाजन भी हो चुका था। अर्थव्यवस्था की जो नींव थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। उद्योग धंधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, ठप हो गया था। 1948 में मजदूरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया और काम ना करने का संकल्प लिया। तो उसके बाद करों में छूट प्रदान की गई, औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। 1948 में ही औद्योगिक नीति लाई गई। भारत में औद्योगिक विकास की जो रूपरेखा तैयार की गई और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो है ना उद्योगों के विकास पे बल दिया गया। इससे पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसमें खाद्यान्न का संकट था, तो उद्योगों की अपेक्षा इनमें कृषि पर ध्यान दे दिया गया था। तो जिसमें तो कृषि आधारित जो उद्योग थे उस पर थोड़ा सा बल दिया गया था। चीनी, सूती वस्त्र, वनस्पति, घी, सीमेंट, कागज़, रासायनिक व इंजीनियरिंग उद्योग ने कुछ प्रगति की थी इस समय पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चली थी, प्रथम 51 से 56 के बीच में। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 के बीच चली थी। इसमें भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। भारी इंजीनियरिंग की स्थापना हुई थी। लिग्नाइट परियोजना की शुरुआत की गई। रासायनिक उर्वरकों के उद्योगों पर बल दिया गया था, जैसे कि 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ये स्थापित होने वाले लौह इस्पात संयंत्र थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे जो कि 1961 से लेकर के 66 के बीच चला था। इसमें बुनियादी उद्योग पे बल दिया गया था, जिसमें लौह इस्पात, जीवाश्म ईंधन, विद्युत मशीन निर्माण पर जोर दिया गया था। रांची मशीन टूल्स HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो होता है HMT, वो चलाया था इस समय पे, एवं 3 HMT इकाइयाँ। सबसे पहले HMT रांची में स्थापित हुआ, उसके बाद 3 अन्य इकाइयों को भी स्थापित किया गया था।
ये क्या करती थी? मशीन निर्माण, रेल इंजन एवं डिब्बों का निर्माण, पोत निर्माण, वायुयान निर्माण, रासायनिक एवं उर्वरक एवं दवा के उद्योगों ने काफ़ी प्रगति की थी इस समय पे। चौथी पंचवर्षीय योजना, ये कृषि आधारित उद्योग पे है ना बल दिया गया था। चीनी, कपास, जूट, वनस्पति, धातु आधारित ये जो रासायनिक उद्योग थे इस पे बल दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे। निर्यात की वस्तुएं, बृहद उपभोग की वस्तुओं पर बल दिया गया था। विजयनगर, सेलम और विशाखापट्टनम में इस्पात संयंत्रों को बढ़ावा मिला था। सेल का गठन हुआ था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो इसमें क्या हुआ था? एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण, थर्मोस्टेटिक उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। व्यावसायिक वाहनों, दवा, टीवी, रिसीवर, सीमेंट, कोयला, जूट, गैर लौह धातु, वस्त्र, रेल के डिब्बे, चीनी उद्योग में उत्पादन लक्ष्य को हासिल किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर बल दिया गया था। ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी विदेशों वाली, इसके निवासों मतलब इसके लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई, एलपीजी की नीति लाई गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, उपभोक्ता वस्तु, इस्पात उत्पाद, रिफाइनरी आधारभूत संरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पे बल दिया गया था। ठीक है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला था। उसके बाद सेज की नीति लाई गई थी। सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 12 तक तीव्र विकास एवं सभी के लिए चहुमुखी विकास पे जोर दिया गया था। चलिए, भारत की औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में। आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर दूसरी औद्योगिक नीति 1991 में आई थी, पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। ये जो दूसरी औद्योगिक नीति थी, ये हुआ यूं था कुछ इस तरह से, भारत के पास है ना विदेशी मुद्रा भंडार जो है काफ़ी कम बचा था। तो काफ़ी कम बचा था, तो हम गए IMF के पास कर्जा मांगने के लिए। तो IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए। तो हमने खोला भी, हमारी अर्थव्यवस्थाएं खुल गई विदेशों के लिए। LPG की नीति लाए हम। उसके बाद उदारीकरण की नीति में क्या किया गया? सुरक्षा, परमाणु, रेलवे, कोयला आदि को छोड़कर लाइसेंस की अनिवार्यता क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र दिए गए कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया, विदेशी व्यापार कंपनियों को प्रोत्साहन दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का भी निवेश किया गया, आयात शुल्क में गिरावट की गई। जैसे अब सूती वस्त्र उद्योग की बात कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, भारत में वस्त्र उद्योग जो हैं वो मानव निर्मित तंतु वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है। तो भारत में 4 प्रकार के वस्त्र उद्योग है। शायद आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि कृषि के बाद अगर कोई असंगठित क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है तो वह है वस्त्र उद्योग। यहाँ पर टेक्सटाइल में आदमी काम करते हैं। ठीक है। और ये औद्योगिक उत्पादन का लगभग 14% और सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान देता है इंडियन GDP में। निर्यात में 26% की हिस्सेदारी थी इसकी। ये आंकड़े पुराने हैं। 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है ये। ठीक है। देश की कुल निर्यात में 13% की हिस्सेदारी और आयात व्यय में 2-3% है। सबसे पहली बात, सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित मिल जो है 1818 में कलकत्ता के फोर्ट क्लस्टर में शुरू हुई थी। हालांकि यह सफल नहीं हुआ था, लेकिन फिर बाद में 1854 में CN दीवार द्वारा जो है ये मुंबई में सफल सूती मिल की स्थापना हुई थी। ठीक। उसके बाद 1947 में विभाजन के बाद उच्च स्तर के कपास पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। ठीक है। तो भारत को विदेशों से मिस्र से
कपास आयात करना पड़ गया। फिर से हमने बल दिया कि अपने यहाँ पे ही कि क्या किया जाए, कपड़ों का उत्पादन किया जाए। चलिए, अब वस्त्र उद्योग जो होते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर लेते हैं। वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कच्चा माल, बाजार की निकटता, आर्द्र मौसम, पूंजी, प्रशिक्षण, सस्ता श्रम, बंदरगाह, निर्यात सुविधाएं, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बड़े बाजार, परिवहन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो वस्त्र उद्योग को प्रभावित करता है। अगर इन सारी सुविधाओं पर ठीक तरह से काम किया जाए तो वस्त्र उद्योग काफ़ी फल फूल सकता है। चलिए, जैसे सूती मिल या फैक्ट्री, ये काफ़ी 80% सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। जैसे कि हाँ, उसके बाद बिजली करघा, हथकरघा वाला सिस्टम आया। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2018 वाला आंकड़ा दिया गया है, तो खैर इसे तो छोड़ ही देंगे। बाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस तरह से हुआ है इसे आप देख सकते हैं। ये 2015 तक आते आते कहते हैं 20,000 लाख से जो है ना अधिक वर्ग मीटर कपड़ा का उत्पादन हुआ था। सबसे अधिक सूती वस्त्रों का जो राज्यवार उत्पादन देखेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पे है, दूसरे स्थान पे गुजरात है। ठीक है, तो महाराष्ट्र 38%, गुजरात कितना 34% और तमिलनाडु 6%। ठीक, महाराष्ट्र जो है ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र का उत्पादक है। ये कपास की मिलों का यहाँ पे केंद्रीकरण हुआ है। इसके क्या क्या कारण है वो ध्यान दे दीजिए। पहली बात, सबसे पहला कपड़ा मिल का लाभ मतलब यहीं पे खुला था। निवेश हुआ, बंदरगाह है, रेल एवं राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, बाजार है, विद्युत सस्ती दरों पे 24 घंटा मिल जाता है, सस्ता और प्रशिक्षित श्रम यहाँ पे मिल गया। और यहाँ से मतलब जो विदेशों से कच्चा माल आयात किया जाता था, जैसे मिस्र से, सूडान से, अफ्रीकी देशों से, वो यहाँ पे पोर्ट पे उतार लिया जाता था। जलवायु सुहावनी है, वायु में आर्द्रता है, धागा टूटता नहीं है। तो ये जलवायु वाला कारक भी हो गया ना, प्रभावित करता है ये। कच्चे माल की उपलब्धता है, उद्यमी है। तो ये महाराष्ट्र में ही इतना अधिक कम फला फूला ये, तो उसके केंद्रीयकरण के कारक को आप देख लीजिए। ठीक है, 122 सूती वस्त्र कारखाने हैं ना मुंबई में है, इसी वजह से सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है। किसको? मुंबई को। मुंबई को भारत का कॉटन पॉलिश भी कहा जाता है। ठीक है, और सोलापुर महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा ये सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। अन्य जगह महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। पुणे, नागपुर, जलगांव, अकोला, सांगली, मिराज, कोल्हापुर, कल्याण, थाने में सूती वस्त्र है। गुजरात में 118 मिलें हैं। अहमदाबाद मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। अन्य की बात कर लेते हैं तो भावनगर, भरूच, कलोल। तमिलनाडु में सबसे अधिक कपास की मिलें हैं। कोयम्बटूर में 200 से अधिक कारखाना है। ठीक, चेन्नई, मदुरई, पेराम्बूर, सलेम, ये सब वस्त्र उत्पादक केंद्र है। यूपी का सबसे बड़ा जो है सूती वस्त्र केंद्र कानपुर है। इसके अतिरिक्त आगरा, अलीगढ़, बरेली, इटावा, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, मोदीपुरम, वाराणसी में ये वस्त्र का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, पानीहार, श्रीरामपुर। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, किशनगढ़, जयपुर। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा। मध्य प्रदेश में भोपाल, देवास, ग्वालियर, इंदौर में। अब सूती वस्त्र जो ये उद्योग है इसकी क्या क्या समस्याएं हैं वो ध्यान दीजिए। कच्चे माल की कमी, पुरानी मशीनरी है, अनियमित बिजली आपूर्ति होता है, हड़ताल एवं तालाबंदी होते रहता है, विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा है करनी पड़ती है इन्हें, अधिक उत्पाद शुल्क लगता है, कृत्रिम रेशों के साथ प्रतिस्पर्धा मिलती है, घाटे में मिलें चल रही है। तो सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, सरकार को चाहिए कि इसे नीतिगत फैसले लें जिससे कि सूती वस्त्र के उत्पादन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये सूती वस्त्र उत्पादन
उत्पादन के जो केंद्र हैं, मुख्य केंद्र, उसको आप इस मैप में देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जूट वस्त्रोद्योग की बात हम कर लेते हैं लगे हाथों। ठीक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। ठीक है, और निर्यात में दूसरे स्थान पे है। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि बांग्लादेश आ गया है, फिर से हमने बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिए हैं। सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं विश्व के कुल जूट उत्पादन में इंडिया की हिस्सेदारी 35% है। ठीक है, 4 लाख लोगों को रोजगार देता है ये। कृत्रिम रेशों की चुनौती ये है कि इसकी निर्यात में कमी आई है। भारत में पहली जूट की मिल जो है ना, वो कोलकाता में रिसरा में 1854 में स्थापित हुआ था। विश्व युद्धों के कारण उद्योग के उत्पादों के बढ़ोतरी हुई थी, मांग में बढ़ोतरी हुई थी उत्पादों में। तो विभाजन के बाद लगभग 80% जूट उत्पादन बांग्लादेश में चला गया और वहीं 90% कहते हैं जूट मिलें थी भारत की। वर्तमान में 79 जूट मिले हैं और अधिकांश हुगली नदी के किनारे कोलकाता में बसे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, यूपी में भी है और अन्य राज्य में भी है। जूट उत्पादक के मतलब बात कर लेते हैं कि इसे क्या बनाया जाता है। बोरा बनाया जाता है, कैनवास बनाया जाता है, कालीन, गलीचे, कंबल बनाए जाते हैं। ठीक, 85% जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार की बात कर लेंगे तो पूर्णिया और कटिहार में। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में ही जूट के अत्यधिक केंद्र हैं, तो वो देख लीजिए। कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ती दर पर प्रशिक्षित मजदूर, हुगली नदी से जल की समुचित व्यवस्था, रानीगंज से कोयला की प्राप्ति हो जाती है, कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाह पर निर्यात की सुविधा है, जलवायु जूट उत्पादन हेतु उपयुक्त है यहाँ की। ठीक है, अन्य जूट मिलों की बात कर लेते हैं तो इलेरू, विशाखापट्टनम, गुंटूर, ओनगोले, आंध्र प्रदेश, दरभंगा, गया, कटिहार, समस्तीपुर, कानपुर, रायगढ़, ये सब जो है जूट उत्पादक केंद्र है। निर्यात सबसे अधिक हम अमेरिका को कहते हैं। जूट उद्योग की समस्याएं क्या क्या है? कच्चे माल की कमी, ये बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस से आयात करते हैं हम लोग। अप्रचलित और पुरानी मशीनरी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, अत्यधिक दाम होता है, जूट उत्पादनों की मांगे जो है वो घट रही है, हड़ताल और तालाबंदी होता रहता है। जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उससे चुनौती करनी पड़ती है इन्हें। तो ये भारत में जूट उत्पादक का जो केंद्र है उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कोलकाता के समीप जो पट्टी देख रहे हैं ना, पटसन कारखाने, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए अब ऊनी वस्त्र उद्योग की बात कर लेते हैं। ठीक है, लगे हाथों। तो जो ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत है ना, ये कानपुर से हुई थी 1876 में, लाल इमली के स्थापना के साथ हुई थी। इसके बाद पंजाब में धारीवाल की स्थापना हुई थी 1881 में, मुंबई में 1882 में, बेंगलुरु में 1886 में। स्वतंत्रता के बाद काफ़ी प्रगति की ऊनी वस्त्र उद्योग ने। ठीक है, इसमें जितना भी उत्पादन किया जाता है उसका 60% जो है ना इंडिया में ही खपत हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम निर्यात कहाँ कहाँ करते हैं? अमेरिका और कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बहरीन और सऊदी अरब को। ठीक है, और कच्चा माल लाते कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मंगोलिया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चीन व रूस से कच्चे माल को आयात करते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी में केंद्रित है। ऊनी वस्त्र उत्पादित करने वाले राज्य हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, करना और पश्चिम बंगाल। ये 27 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। भारत के प्रमुख ऊनी उत्पादक क्षेत्र को आप देख सकते हैं। इसकी समस्याओं की बात कर लेंगे तो गुणवत्ता एवं मात्रा की दृष्टि से कच्चे माल की कमी, अप्रचलित मशीनरी है, विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, कृत्रिम रेशों के साथ में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, बिजली की समस्या रहती है, निम्न स्तर की वस्तुएं होती है, मजदूरों द्वारा हड़ताल होता रहता है, बाजार की कमी होती जा रही है।
रेशम रेशम बात कर लेते हैं। चलिए, तो चीन सबसे अधिक रेशम उत्पादन में टॉप पे है, तो 18% विश्व का, 16% इंडिया क्या करता है, दूसरे स्थान पे है। मूंगा रेशम पर भारत का एकाधिकार है, जो असम और बिहार में होता है। पहली रेशम मिल 1832 में हावड़ा में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। बाद में कर्नाटक में 1845 में और जम्मू कश्मीर में 1892 में खोला गया था। वर्तमान में 300 से अधिक मिलें हैं, जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। ठीक है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशम का हिस्सेदारी 3% है। चन्ना, पाटन, मैसूर, बंगलौर, बेलगाम, कोलार ये सब प्रमुख केंद्र हैं। भागलपुर बिहार का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। कुल उत्पादन में को जितना होता है तो उसका 90% घरेलू खपत में ही चला जाता है। ये आप देख सकते हैं रेशम उत्पादक केंद्र अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला। ठीक है। उसके बाद ये अंडी वाला रेशम, जहाँ पे अंडी के पेड़ों पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। ठीक है। रेशम तो तसर रेशम होता है। उसके अतिरिक्त अन्य रेशम की बात कर लेते हैं, तो शहतूती रेशम जो होते हैं वो होते हैं चन्ना, पाटन, मैसूर, बंगलुरु, कोलार, बेलगाम। ठीक है। रेशम उत्पादक राज्यों की बात हो तो कर्नाटका टॉप पे है, याद रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त सलेम, तंजावुर, कांजीवरम, कोयम्बटूर ये सब टॉप पे है। मूंगा रेशम ये उत्तर पूर्वी राज्यों में है। ठीक है। तो सबसे अधिक कर्नाटक टॉप पे है, दूसरा स्थान पे तमिलनाडु, दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पे पंजाब और अन्य राज्य आते हैं। ठीक है। मूंगा रेशम असम की घाटियों में पाई जाती है। इसमें भारत का क्या है, एकाधिकार है। अब बात कर लेते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग की। तो इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है, उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है। औद्योगिक देश के औद्योगिक उत्थान की नींव यहीं से डाली जाती है। ठीक। एक ब्रिन मूर जोन्स हैं, उन्होंने कहा था कि यदि लौह इस्पात उद्योग को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाए तो मानव जाति के सामने एक ऐसा संसार होगा जिसमें रेलें, जलयान, वायुयान, नाना प्रकार के यंत्र उपकरण, परिवहन के साधन नहीं रहेंगे और इस प्रकार का समाज आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु तैयार करने में पूर्णता का होगा, असमर्थ होगा। तो हाँ, कहते हैं भारत में अगर लौह इस्पात उद्योग का विकास देखें तो प्राचीन काल में तो अशोक का लौह स्तंभ याद ही होगा आपको। आधुनिक काल में 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1919 में बर्नपुर आसनसोल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। 1927 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती कारखाना की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई थी, राउरकेला। ये जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है। बोकारो में लौह इस्पात कारखाना है। और हाँ, अब उसके बाद लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण देख लेते हैं। लौह इस्पात में प्रयोग होने वाला कच्चा माल कोयला, लौह अयस्क, चूना का पत्थर, मैंगनीज आदि भारी व सस्ते होते हैं, अतः इसे दूर ले जाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होते। इसीलिए कच्चे माल की उपस्थिति वाले स्थान पर ही लगाए जाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लौह उत्पाद संयंत्र लोहे अथवा कोयले के खानों के समीप ही हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त जल होनी चाहिए, यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, खपत का क्षेत्र जो है ना निकट होना चाहिए। वास्तव में इसे भार ह्रासमूलक उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। जैसे कि 1 टन लोहा बनाना है तो 1.5 टन लौह अयस्क लीजिए, 1.4 टन कोयला लीजिए, 0.3 टन चूना पत्थर लीजिए, 0.1 टन मैंगनीज लीजिए और 0.1 टन डोलोमाइट लीजिए, तब जाकर के आपके ये काम काज होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। ये जमशेदपुर में जो है 1907 में टिस्को की जो स्थापना हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा और पुराना कारखाना है। ठीक है।
1911 में। चलिए इसका उत्पादन क्षमता की बात कर लेते हैं तो 30 लाख टन इस्पात, ठीक है। 27 लाख टन बिक्री योग्य क्षमता है। अब ये उद्योग यहाँ पे उन्नति कर पाया, इसका कारण क्या है उसकी बात कर लेते हैं। उच्च कोटि की हेमाटाइट वाला लोहा जो है ये सिंहभूम और मयूरभंज, सिंहभूम झारखंड से और मयूरभंज उड़ीसा से प्राप्त हो जाता है, जो जमशेदपुर से मात्र 75 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोयला मिल जाता है झरिया और रानीगंज से, ठीक है। भट्टियों की लिपाई है तो क्वार्टजाइट बालू मिल जाता है 10 किलोमीटर दूर से। नोआ मंडी खदान है जहाँ से मैग्नीज मिल जाता है। चूना पत्थर पर डोलोमाइट सुंदरगढ़ वो से मिल जाता है, ठीक है, वहाँ के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। गंगा घाटी की सघन जनसंख्या क्षेत्र से और लोग मिल जाते हैं, मजदूर मिल जाते हैं गंगा वाला क्षेत्र से। छोटा नागपुर के आदिवासी लोग भी चले आते हैं काम करने के लिए। रेलवे की सुविधा मिल जाती है, पर्याप्त जल मिल जाता है। स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी के समीप है ये। कोलकाता बंदरगाह है जहाँ पर मशीनों का आयात किया जा सकता है। लोहा इस्पात को निर्यात भी किया जा सकता है यहाँ से। तो ये देख लिए टिस्को ने क्यों उन्नति की। ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जहाँ अगर आप कहीं पे औद्योगिक इकाई खोलना चाह रहे हैं ना, इन सारे कारकों को आप पढ़े लिखे होंगे तो आप कर सकते हैं। अब इसको की बात कर लेते हैं। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1874 में बर्नपुर में लोहा ढालने का प्लांट खोला गया था। 1919 में इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी और 1937 में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1952 में इन सबों को इसको के नाम से जाना गया, ठीक है। बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी तीनों इसके अंग हैं, ठीक है। हीरापुर में ढलवा लोहा तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर कुल्टी में भेजा जाता है, वहाँ से इस्पात तैयार होता है, ठीक है। और 1972 में केंद्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब इसको की औद्योगिक सुविधाएं क्या क्या है वो देख लीजिए। ये क्यों फला फूला। लौह अयस्क मिल जाता है गोवा खान से, सिंहभूम से, मयूरभंज उड़ीसा से। कोयला झरिया और रानीगंज से। डोलोमाइट और चूना पत्थर, ठीक है, ये उड़ीसा से। चूना पत्थर ये मिल जाता है पाराघाट और गंगापुर से भी। सस्ती विद्युत मिल जाती है दामोदर घाटी परियोजना से। रेलवे की सुविधा है, सस्ते श्रमिक हैं, कोलकाता का बंदरगाह है, याद रख लीजिएगा। अब VISL की बात कर लेते हैं। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र, इसकी बात करते हैं। तो ये कर्नाटक मतलब मैसूर राज्य जो है 1927 में USA की पेरी और मार्शल कंपनी की सहायता से कर्नाटक के शिमोगा जिला में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1962 में कर्नाटक सरकार और केंद्रीय सरकार के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में चला आया ये। अब ये फला फूला क्यों वो देख लीजिए। यहाँ इसको लोहा मिल जाता था बाबा बुदन की पहाड़ी से, चित्रदुर्ग से के खानों से। कोयला ईंधन की प्राप्ति इन्हें शिमोगा और कादूर जिले से मिल जाता था, ठीक है। विद्युत शरावती विद्युत परियोजना से, गांधी जल विद्युत योजना से। चूना पत्थर मंडीगुड्डा से। मैग्नीज शिमोगा से, चित्रदुर्ग से। डोलोमाइट और क्रोमाइट 45 से 50 किलोमीटर के अंदर से मिल जाता था। बरूड और शिमोगा रेल मार्ग है यहाँ पे। भद्रावती नदी घाटी है, वहाँ पे पर्याप्त भूमि है इसके लिए। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इसकी जो इकाई है वो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों केंद्रों की स्थापना की है। राउरकेला ये उड़ीसा का है, ठीक है। जर्मनी के सहयोग से ये वाला इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था। राउरकेलाओं की सुविधाओं की बात कर लेते हैं। तो लौह अयस्क जो है इसे बोनाई, क्योंझर, बारबुआ खदान से मिल जाता था। कोयला झरिया, बोकारो और कोरबा से मिल जाता था, तलचर से, ठीक है। जल विद्युत हीराकुंड परियोजना से। चूना पत्थर वीर मित्रपुत्र पुपुर से, हाथीवाड़ा से, पानपास के खान से। डोलोमाइट हिर्री के खान से। मैग्नीज बोनाई से। जल की उपलब्धता है,
कोयल और शंख नदी के संगम पे ब्राह्मणी नदी भी है। शंख नदी पर बांध बनाया गया है। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग है जहाँ से सामान को ला जा सकते हैं। भिलाई और ये रूस के सहयोग से ये बनाया गया था। देश का सबसे बड़का है ये। ठीक है, तो ये आप सुविधा भी देख सकते हैं कि ये क्यों फला फूला। दुर्गापुर ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का तीसरा कारखाना है पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में। ठीक है, 1952 से सीमेंट उत्पादन कार्य शुरू हुआ। अब दुर्गापुर के सुविधाओं देख लीजिए क्यों यहाँ पे फला फूला। यही सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं ना, उसकी सुनिश्चितता काफ़ी कम दूरी में ही हो गई। ठीक है, ये भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश को आप देख सकते हैं। बोकारो ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का ये चौथा कारखाना है। सोवियत संघ के आर्थिक सहायता से बनाया गया था। ये क्यों फला फूला वो भी आप देख सकते हैं। कोयला मिल जाता था, लोहा, बंदरगाह है, विद्युत है, चूना पत्थर है, क्यों नहीं फलेगा फूलेगा। भारी उद्योग है तो जाहिर सी बात है या आसपास के इलाकों में ही पनपेगा। मुझे नहीं लगता कि एल्युमिनियम उद्योग की अब बात करनी चाहिए। मिलेंगे कल हम लोग, कल आज ही हो सकता है मिलेंगे। नमस्कार।